अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई है और आज हम यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, 9th क्लास। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट नंबर 2 और 4 आपके नए एडिशन के मुताबिक एक चैप्टर बन गया है। सिर्फ चैप्टर दोनों इकट्ठे कर दिए हैं, बाकी टॉपिक सारे सेम है। कुछ टॉपिक इसके अंदर एक्सटेंड किए हुए हैं, लेकिन आज जो हमने पढ़ना है पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का किरदार, ठीक है, वो सेम टॉपिक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो आप उसको, इसके लिए मैं आपसे जो है वो पुरानी बुक ही शेयर करूंगी आपसे। जैसे ही नई बुक मार्केट में अवेलेबल हुई तो फौरन हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको फिर इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में माइट बी पॉसिबल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए स्कूल ओपनिंग के हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो हमें मुसीबत से निजात दिला दे, तो घरों में बैठ बैठ के भी उठा गए। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ना है लियाकत अली खान का किरदार, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की हैसियत से इनका क्या रोल था, ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या था, इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ कहाँ की है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, इनका काम क्या क्या था, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और आज हमने यही एक टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान जो हैं ये 1896 में पैदा हुए थे, मशरकी पंजाब में, करनाल के अंदर, ठीक है। करनाल सूबा जो है मशरकी पंजाब में, वहाँ पर कस्बा, सॉरी। अच्छा, अब अलीगढ़ कॉलेज से इन्होंने पढ़ा था। अलीगढ़ कॉलेज उस वक्त मशहूर ज़माना कॉलेज था, मुसलमानों का सबसे बड़ा तालीमी मरकज़ अलीगढ़ था, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने पहले वो स्कूल की बुनियाद रखी और उसके बाद फिर वो कॉलेज बना और फिर उसके बाद जो वो यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। तो बहरहाल इनकी जो एजुकेशन है वो भी अलीगढ़ कॉलेज से ही है। वहाँ से इन्होंने बीए किया था। बीए मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन यानी 14 क्लासेस इन्होंने पढ़ ली थी और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ से लॉ किया, इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 1923 में आके इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। अच्छा, अब 1923 में मुस्लिम लीग में ये शामिल हुए थे और 1936 में मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी बने, ठीक है। और आखिर तक फिर जो है ये कायद आज़म के राइट हैंड के तौर पर काम करते रहे। मतलब होता ये था कि जब मतलब पाकिस्तान बना था और सारे जो है वो इश्यूज चल रहे थे, सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बेसिकली थिंकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ये और फिर उसके बाद जितना भी काम था, काम को मेंटेन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जनाब बजाते खुद इसको डील कर रहे थे। और चूंकि उस वक्त बीमार थे और फील्ड वर्क नहीं कर सकते थे, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन और चेक एंड बैलेंस और ये इस तरह का जो काम था वो सारे का सारा वो लियाकत अली खान के जिम्मे था। अच्छा, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने थे। 16 अक्टूबर 1951 को पिंडी में ये एक आम जलसे से खिताब कर रहे थे, ठीक है, और इनको शहीद कर दिया गया। ये रावलपिंडी में आप लोगों ने लियाकत बाग जो देखा है, तो ये क्योंकि इनको इस जगह पर शहीद किया गया था, इसलिए उस जगह का नाम ही लियाकत बाग रख दिया गया। बेनजीर भुट्टो को भी वहीं पे मारा गया। अच्छा,
लियाकत अली खान की बड़ी वर्किंग है, बहुत जरूरतमंद लीडर थे ये। तो 50s में जो है वो जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोचा था, तो उस वक्त जना का ये सॉरी लियाकत अली खान का पंच बड़ा मशहूर है, मुक्का, ठीक है। तो ये उस वक्त भी जलसे में इन्होंने कहा था इस तरह मुट्ठी अपना पंच बना के हाथ को फोल्ड करके कि भाई हम मुसलमान बहुत स्ट्रांग है, हम पाकिस्तानी बहुत स्ट्रांग है, और हम इस जो है वो पंच चूंकि पावर का साइन भी समझा जाता है और ये मुत्हिद यानी यकजहती का भी, इत्तेफाक इत्तेहाद का भी। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी कौम इस तरीके से एक है, मिली हुई है बाहम और स्ट्रांग भी है, तो आप जो भी काम करेंगे हम उसका आपको भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि पहले वजीर आजम की हैसियत से इन्होंने जो पहला स्टेप लिया था, पंजाब और बंगाल चूंकि डिवाइड हुए थे, ठीक है, मतलब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुए थे, आपको बताइए आपने 3 जून प्लान में पढ़ा कि फिर आपने रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर भी इस चीज़ को देखा होगा कि हाफ ऑफ दोनों सूबे जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी मुसलमानों को दिए गए, हिंदू मेजॉरिटी जो थे, ठीक है, वो इंडिया को दिए गए। तो अब चूंकि वो डिवाइड हुए थे, लोग हिजरत करके आ जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। अग्रेसिव पब्लिक इंडिया की जो मतलब हिंदू थे, सिख थे, उस वक्त उन्होंने बड़ा जो है वो आपस में झगड़े, फसादात और इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो फिर जो है वो लियाकत अली खान ने मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने के लिए पंडित नेहरू के साथ जो है वो सरहदी इलाकों का दौरा किया था और रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप ये जो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पार्टीशन हुई है और कानूनी तौर पर हुई है, तो पब्लिक तो जो कानून बना है उसकी पाबंद है, तो आप जो है वो ये जो इंसानियत से गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, मकरूह हरकतें कर रहे हैं, इनसे बाज रहें। अच्छा, फिर एक तो इनका ये फौरी स्टेप था कि ये जो फसादात हो रहे थे इनके हवाले से इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एतमाद में लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो दूसरा काम इनके दौर में जो हुआ वो फिर मतलब ये महाजरीन की जो कौंसल बनाई हुई थी, पंजाब महाजर कौंसल, ठीक है, उसके ये चेयरमैन थे, ये जो महाजर आ रहे थे इंडिया से। तो बहुत बड़ा एक ये आप कह लें कि चैलेंज था जिसको पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए जो है वो उनके कायदे आजम जिस तरीके से इनको इंस्ट्रक्शन देते थे, ठीक है, और जो प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से महाजरीन की रहाइश का बंदोबस्त करना है, किस तरीके से जो है वो इनका खाना पीना, टेम्परेरी इनको खैमों के अंदर क्या कैसे मैनेज करना है, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह हर चीज़ जो है वो जो भी था वो सारा जो है वो इसको मैनेज कर रहे थे, ठीक है। फिर उस वक्त इंतज़ामी ढांचा हमारा तश्कील पा रहा था, यानी गवर्नमेंट का सारा सेटअप बनाया जा रहा था, मुआशी ज़िंदगी की बहाली जा रही थी, मतलब बैंक की बुनियाद रखी जा चुकी थी। फिर ताजरों के साथ जो है वो कायदे उनकी डीलिंग, उनके साथ जो है वो आप कह लें कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस थी वो जारी थी, तो बजट बन रहा था, ठीक है। बजट में तो लियाकत अली खान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और 46 के इंतखाबात के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, पूरी हुकूमत बनी थी इंडिया के अंदर, तो उसमें मुसलमानों को बजट की ही वजारत मिली थी और लियाकत अली खान उसके हेड थे। तो बहरहाल फिर कश्मीर का इशू जो चल पड़ा था, ठीक है, फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाकी जितनी भी रियासतें थी जिनके ऊपर इंडिया ने कब्जा किया था, वो रियासतें उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था, उन्होंने इस चीज़ पर एग्री कर दिया था कि ठीक है जी हम इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। तो बट कश्मीर जो था उसने सरेंडर नहीं किया था, उसने आगे से इसको प्रेस किया, अपोजिशन, मतलब आप कह लें कि इसको अपोजिशन तो नहीं कर सकते, मुखालफत, ठीक है, अपोजिट उनके फैसलों के अगेंस्ट हो गए। तो बार उसकी भी इशू था कि वो भी गवर्नमेंट ने फिर मैनेज करना था, और साथ जो है वो दाखिली इंतशार, मतलब सूबों के अंदर इश्यूज थे, बंगाल वो जाके जो है वो 1500 किलोमीटर के फासले पर था, इधर 4 सूबे थे, चारों के कल्चर डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट थी, ठीक है। फिर सूबों के अंदर
क़यादत और ये वो हर चीज़ को मैनेज कर रहे थे ये। फिर इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई छेड़खानी करता रहता था, कभी पानी बंद कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, ठीक है। फ़ौज हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो ये मतलब दिफा को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। फ़ौज की जो है बुनियाद रखनी है, छावनियाँ कायम करनी है, हेडक्वार्टर्स बनाने हैं, डिफेंस के लिए असला चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर एक जो है वो सिस्टम चाहिए। इन तमाम चीज़ों के अंदर कायदे आज़म जो है वो कौम और हुकूमत की रहनुमाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इनके साथ मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो आप कह लें कि दिमाग जिन्ना का था और एक्शन लियाकत अली खान का, ठीक है। कि दिमाग जिन्ना दिमागी काम कर रहे थे सारा, और उसके ऊपर फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको नाफज करना, उन चीज़ों को वैसे ही करना, ये सारा लियाकत अली खान पर ही आयद हो रहा। फिर जिन्ना की डेथ हो गई 48 में, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। जिन्ना जैसे लीडर कौमें सदियों में पैदा करती हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्ना जैसा लीडर नो डाउट बरसगीर में कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं ना कि जो हमारे नेक्स्ट हमारी जनरेशन है, माइट भी पॉसिबल उनमें कुछ ऐसे लोग हों, ऐसे बच्चे हों जिनके अंदर जिन्ना जैसे गट्स हों, सिर्फ उनको पॉलिश करने की, शाइन करने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इसलिए दिमागी तौर पर एक बात ज़हन में रखें, स्टूडेंट जिन्होंने अफ़सर बनना होता है ना, जो अफ़सरान, तो उनका स्टाइल शुरू से ही अफ़सराना होता है। नो, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बदतमीज़, तकब्बुर, गरूर, नो, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ को मैनेज करना, डील करना, और अल्लाह ताला ने वैसे भी दिमाग हर किसी को एक दिया है, सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका हमने सीखना है। इसलिए जिन्ना एक ज़िंदा मिसाल है हमारे लिए, तो उनको फॉलो करते हुए हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी उतनी एबिलिटीज़ हों, उतनी सलाहियतें हों। अच्छा, बहरहाल आगे इसमें तो कहते हैं कि इनकी डेथ के बाद कौम जब बिल्कुल एक दफ़ा बिखर गई, टूट गई, हौसले पस्त हो रहे थे, तो उस वक़्त कौम के तर्जुमान और कायद जो थे वो लियाकत अली खान ही थे। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया उनके बाद। इसी वजह से, आपकी सलाहियतों की वजह से उस वक़्त आपको फिर जो है वो कायदे मिल्लत का खिताब मिला। एक बात ज़हन में रखें, मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल है कायदे आज़म, ठीक है, और लियाकत अली खान का कायदे मिल्लत। ये एमसीक्यूज़ आपको आ सकता है, इसलिए ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं उनको नज़र में रखा करें। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, जो माशी तरक्की थी उसके ऊपर इनकी तवज्जो भरपूर थी। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स थी उनको जो है वो तरगीब दी गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए, मतलब ये टेक्सटाइल कहते हैं जहाँ पे कपड़ा वगैरह इससे रिलेटेड, जो कपास से रिलेटेड मसनूआत बनती, ठीक है। जापान से मशीनरी दरामद की गई और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्याम जो है वो अमल में लाया गया। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि लियाकत अली खान के दौर में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी अचीवमेंट इनके दौर में 49 में करारदाद मुकासद। करारदाद मुकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये एक पहला स्टेप थी, पहला कदम था अपने आइन की जानब, ठीक है। उसके बुनियादी असूलों के लिए जो है वो कमेटी भी बनाई। आइन कहते हैं दस्तूर या आइन या कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते हैं असूलों के या कवानीन के मजमूए को जिसके मुताबिक किसी भी रियासत का निज़ाम चले, ठीक है। तो चूँकि पाकिस्तान जब बना था, अपना आइन हमारे पास था कोई नहीं, तो 35-36 का जो एक्ट था बरसगीर में चल रहा, उसको थोड़ा सा चेंज करके आर्जी तौर पर नाफज किया था कि जब तक अपना कोई बना लेंगे तब तक इसके मुताबिक सिस्टम चलाते हैं। तो 49 में ये पहला एक स्टेप सामने नजर आया, करारदाद मुकासद। ये कुछ असूल थे जिसकी बिना पर जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा आइडिया होगा कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। मतलब ये सारा का सारा इस्लाम बेस्ड था, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन सारे इसके अंदर शामिल थे। फिर 1950 में ये अमेरिका चले गए, और ये पहले पाकिस्तानी आप कह लें वज़ीर आज़म थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर जाके पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया 1950 में, ठीक है। पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स थी डिफेंस के अंदर या वैसे, उसको जो है वो बयान किया अमेरिका से, और वहाँ पर जो है वो इनकी हेल्प चाहिए।
फिर ईरान के साथ हमारे रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग थे लियाकत अली खान के दौर में, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी थी। तो उस वक्त जो है वो बादशाह का सिस्टम था, ठीक है। तो डॉक्टर मुसद्दक जो थे वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त ईरान के। तो शाह ईरान जो थे ये पाकिस्तान आते हैं, ठीक है। दोनों लीडर्स आपस में जो है वो बहुत सारे मामला पर इनके मुज़ाकरात हुए, और ईरान वैसे भी जो है इसने सबसे पहले पाकिस्तान को एडमिट किया था एक आज़ाद रियासत की हैसियत से, ठीक है। और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी इसने। तो इन्होंने ये किया था कि ईरान, ये जितने भी मतलब गल्फ स्टेट्स हैं ना या अरब स्टेट्स हैं, इनमें से ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है। मतलब दुनिया का 65 से 70% तेल जो है ना वो इन्हीं मुल्कों में, गल्फ स्टेट्स में और जितनी भी अरब स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ईरान में चूँकि तेल निकलता है और तेल मतलब वाफर मकदार में, तो उस वक्त ये सिस्टम चलता था कि ठीक है जिसकी ज़मीन से निकला है वो मैनेज करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ईरान ने जो है वो इसको कौमियाने के अंदर कर दिया था, मतलब नेशनलाइज कर दिया कि जिस जगह से कोई मिनरल या तेल वगैरह फाउंड होगा मिलेगा वो जगह गवर्नमेंट होगी। तो जाहिर सी बात है एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट के साथ डील करना आसान होता है, बजाय एक मुल्क की गवर्नमेंट को दूसरे मुल्क की पब्लिक से डील करना पड़े, ठीक है। तो फिर मिस्र का इशू उस वक्त चल रहा था, ये एक अलग टॉपिक है, ये आपको मैं बताऊंगी किस दिन, नहर सवीज का, ठीक है। कि नहर सवीज जो है दरअसल एक बड़ी राब्ता नहर है दो समुद्रों के दरमियान। तो ये बनाई तो मतलब उस दौर में गई थी जिस दौर में क्रिश्चियन का कब्जा था इन इलाकों के ऊपर दूसरी जंग दिन के बाद। लेकिन फिर जब कब्जा हटा तो फिर मिस्र ने कहा कि भाई ये हमारी टेरिटरी के अंदर है, ये आप नहर हमें दें। अब ये दो समुद्रों को जोड़ रही है, ठीक है। उससे आधी दुनिया का फासला कम हो जाता है। तो इन्होंने कहा जी हम ठीक है, यहूदी और ईसाई मान नहीं रहे थे इस बात पे। बहरहाल मगरबी ममालिक जो थे वो जारियत कर रहे थे इसके खिलाफ, ये हमारी ही रहेगी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो है इनकी हिमायत की, ईरान ने की। तो इस्लामी मुल्कों ने उनको इकट्ठा किया, मिले, ठीक है। यूएनओ के अंदर ये इशू चला सारा, फिर माहदा हुआ कि भाई ठीक है मिस्र की मिल्कियत है वो, क्योंकि उनकी टेरिटरी के अंदर है, तो यानी उनके मुल्क के अंदर है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी माना किया कि मिस्र कभी भी जो है वो दूसरे मुल्कों की, ये वाहद दुनिया की एक ही वाहद नहर है जो तजारती नहर है। तो उन्होंने कहा जी कोई भी जहाँ जो कंट्री है उसको ये गुजरने से नहीं मना करेंगे। तो ये इस किस्म का मादा हुआ, ये बहरहाल एक डिटेल्ड में आपको दोबारा कभी बताऊंगी। इसी तरह इंडोनेशिया की आज़ादी की तहरीक उस वक्त चल रही थी, उसकी भी हिमायत की, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुसलमानों पर जो है वो जुल्म तशद्दुद ये उस वक्त एक आम मामूल बन गया हुआ था। तो पहले लियाकत अली खान ने सिर्फ जो है वो इसको कोशिश की कि इसको जो है मुज़ाकरा से हल किया जाए। फिर 1950 में इन्होंने पंडित नेहरू के साथ एक माहदा किया, ठीक है, बाकायदा तौर पर कि ये सारा कुछ सिस्टम जो है ये बंद करते हैं। तो ये माहदा जो है वो लियाकत नेहरू माहदे के नाम से मशहूर है। 1951 में ये जो मैंने आपको पहले शुरू में बात बताई कि भारतीय फौजें पाकिस्तानी सरहद पर जमा हुई तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। आपने कौम का हौसला बुलंद करने के लिए जो है वो मुल्क के दौरे किए, लोगों को हौसला दिया और डट कर जो है वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जो है वो इस चीज़ की यकीन दहानी उनको कराई कि हम किसी से कम नहीं है। अगर आप एक स्टेप हमारी जानब उठाएंगे हम 10 कदम आपकी तरफ आ सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान कभी भी जो है वो इंडिया से छेड़खानी नहीं करता, हमेशा अपना डिफेंस ही करता है, डिफेंसिव जो है वो पॉइंट पर रहता है। अच्छा बेटा ये आपका आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ चीज़ समझ ना आए तो क्वेश्चन पूछ लिया करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।